लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में की रैली। कहा, उत्तराखंड के घर घर में पहुंचाई है मोदी की गारंटी की सुविधाएं। बदायूं और पीलीभीत में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। बदायूं के क्लब मैदान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद संजय सिंह को 6 माह के बाद मिली जमानत। अरुणाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई बड़ी बातों पर फोकस। युवाओं के लिए नौकरियां, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किया गया ध्यान केंद्रित। महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने दर्ज किया केस। रिश्वत के बदले संसद में सवाल पूछने के मामले में सीबीआई की जांच है जारी। और बाराबंकी में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही बस हादसे का शिकार हुई है 6 बच्चों की मौके पर मौत। 25 से अधिक बच्चे हुए जख्मी। सीएम योगी ने जताया दुख। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और देश की बात में सबसे पहले हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। फरीदाबाद में सट्टा खेल रहे लोगों पर रेड करने के लिए गई सीआईए पुलिस पर आरोपियों ने पथराव कर उस पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया और मौके पर ही पुलिस की गाड़ी का भी शीशा तोड़ डाला। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह नजारा है गांव बडकल का, जहां पर अख्तर नाम के व्यक्ति के घर पर सीआईए पुलिस सूचना के आधार पर छापेमारी करने पहुंची थी, जहां पर उनको सूचना मिली थी कि घर के अंदर कुछ लोग सट्टा खेल रहे हैं। लेकिन जब वह अख्तर के मकान के अंदर पहुंचे तो वहां पर कुछ महिला और कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पुलिस की टीम पर हमला भी बोल दिया। इस दौरान 3 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए तो वहीं पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। कल गश्त पर गए हुए थे, मुखबर की सूचना मिली थी बड़खल गांव में सट्टा चल रहा है, वह सट्टा चला रहे हैं। वहां पे गए थे, वहां पे भीड़ होगी। उन्होंने चौकी इंचार्ज आने के बाद हम आदमी उठा के चलने लगे। उस टाइम पे पत्थरबाजी हुई है, चौकी इंचार्ज भी साथ में थे। फिर बाद में ये बड़खल और पत्थर की वजह से आपका हाँ, पत्थर अंधेरा होने के कारण भीड़ ज्यादा हो गई थी, उन्होंने पत्थरबाजी की। अच्छा, क्या सूचना थी, किनको उठाने गए थे, नाम तो दूसरे आदमियों को पता। सूचना क्या थी? सूचना अवैध सट्टा चल रहा था, इसके उसमें गए थे। कितने बजे? हाँ, वो चिन्ह जब्ती के दौरान, उसके दौरान सर हाथ पे मेरे जैसे हाथ में उंगलियां मरोड़ी गई हैं, तो उसपे चोट आई मेरी उंगली में इधर। किस बात को लेकर हुआ था ये झगड़ा? क्यों गए थे आप लोग? ये उसके पारिवारिक जन और उसके जो सहयोगी हैं जो जुआ सट्टा खिलाने का काम करते हैं, उन्होंने जो आरोपी पुलिस ने काबू किया था उनको छुड़वाने को लेकर किया था, जिन्होंने अंधेरा फायदा उठाकर पुलिस टीम पर पथराव किया और आरोपी को छुड़वा लिया। कितने लोग गए थे आप लोग? कौन सी सीआईए से गए थे? मैं क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 में तैनात हूँ और हमारी पूरी टीम थी। हम 6-7 लोग थे और सरकारी गाड़ी से गए थे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। यमुनानगर के हल्का रादौर में आज आरएमपी एवं अनुभवी चिकित्सक एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में आरएमपी चिकित्सकों ने हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड को पुनः बहाल करने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि अनाज मंडियों में खरीद को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हालांकि अभी प्रदेश के कुछ ही जिलों की मंडियों में फसल पहुंची है, लेकिन आगामी दिनों में पूरे प्रदेश की मंडियों में फसल के आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पहले की तरह इस बार भी 48 से 72 घंटों में किसानों के खाते में पेमेंट की जाएगी। आज जो आरएमपी डॉक्टर है का एक सम्मेलन, वो सभी लोग इकट्ठे थे। कुछ उनकी समस्याएं हैं और पहले हमने स्किन के एक बोर्ड का गठन किया था, लेकिन अभी वो बोर्ड है वो बहाल नहीं है। तो इनकी तो एक मांग तो यही थी कि उस बोर्ड को दोबारा से बहाल किया जाए, क्योंकि एक सरकार के साथ बातचीत करने का माध्यम बन देगा। कुछ लोग इनके होंगे जो बैठ के सरकार के साथ बातचीत, और मैं ये भी समझता हूँ कि ये उचित भी है कि कुछ समस्याएं इनकी भी हो सकती हैं, कुछ हमारी भी हो सकती हैं। हम भी कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है मिल के काम करने में दोनों को लाभ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी मैदान पूरी तरह से सज चुका है, वहीं अलग अलग पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही हैं। वहीं वरिष्ठ नेता दिनेश सिंह बबलू को लोकसभा हल्का गुरदासपुर
बीजेपी पार्टी ने मैदान में उतारा है और अपना चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले दिनेश सिंह बबलू हल्का डेरा बाबा नानक के ऐतिहासिक बाबा लाल दयाल के मंदिर ध्यानपुर में माथा टेकने पहुंचे। इस मौके पर दिनेश बब्बू ने कहा कि पार्टी आलाकमान का मानना था कि उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की इजाजत दी गई है। मैं पार्टी हाईकमान को धन्यवाद देता हूं और पार्टी हाईकमान की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी का उत्साह और कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। देखो अज तो ये आशीर्वाद लैन आया जी आश्रम च। बाकी ये है कि पार्टी हाईकमान ने गुरदासपुर लोक सभा तो मैंने टिकट दी है, जिस विश्वास नाल पार्टी ने टिकट दी है अं पार्टी को गल विश्वास दिलाने कि अं ये सीट जी है ना जी ये जित के मोदी के झोली पाएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग द्वारा देश भर में चुनाव कराने के बाद पंजाब में भी चुनाव को लेकर पुलिस में उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से बटाला पंजाब पुलिस द्वारा बटाला शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च पूरे शहर में भ्रमण करते हुए समाप्त किया गया। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व करने वाले एसएसपी बटाला अश्विनी गोत्याल ने कहा कि उन्होंने हर तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इलेक्शन जो है जी अपनी लोक सभा चोण 2024 ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ BSF ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫੋਰਸ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 112 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ और ये इलेक्शन जो है कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर चले जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। यमुनानगर के छपरौली में भाजपा की विजय संकल्प रैली 3 अप्रैल को होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शिरकत करेंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। विजय संकल्प रैली को लेकर छपरौली अनाज मंडी में तैयारियां की जा रही हैं। इसी को लेकर जगाधारी से विधायक और हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भाजपा पदाधिकारियों के साथ रैली स्थल का दौरा किया है और तैयारियों का जायजा लिया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी कल जगाधरी विधानसभा में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। कल जो हजारों की संख्याओं में लोग उनका स्वागत करने के लिए उनके विचारों को सुनने के लिए जो कल पहुंचने वाले हैं उन सब की व्यवस्था देखने के लिए आज माननीय हमारे कृषि मंत्री जी श्री कंवरपाल जी और हमारे पार्टी के सभी सम्मानित सदस्य इस जगह की व्यवस्था के नाते हम लोग आज विजिट कर रहे हैं। तैयारियां बहुत अच्छी हैं जी, बहुत अपार जन समर्थन जन समूह का प्रेम पार्टी को मिल रहा है। माननीय नायब सैनी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं कार्यकर्ता और अधिक उत्साह के साथ काम कर रहा है। कि पूरी तैयारी हमने कर ली, जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो सारी देख ली। अभी मैं यहाँ देखने के लिए ही आया तो सभी लोग लगे हैं तैयारी में और जो गांव में से और शहर में से जिन लोगों को आना उनके साथ भी काफ़ी बातचीत होगी, हमारे कार्यकर्ता लोगों से मिल लिए सभी से। तो मैं समझता हूँ बहुत ही सफल रैली रहेगी, अभूतपूर्व रैली रहेगी। देखिए हमारा अनुमान है कि 8-10 हज़ार लोग सभी लोगों में खूब उत्साह आया। सुबह भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए थे मिलने के लिए और लोगों में काफ़ी उत्साह है। देखिए अभी तो यहाँ टेंट की और जो यहाँ बैठने के लिए जो व्यवस्था है, चाहे पानी की वो ध्यान में रख दे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रेवाड़ी शहर में महिला ने बेटा और बेटी के साथ सुसाइड कर लिया। तीनों ने बीते शाम को जहर खाया था। महिला और उसकी बेटी ने रेवाड़ी तो बेटे ने गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि तीनों ने जहरीला पदार्थ क्यों खाया है। मंगलवार को मृतक मां बेटी के शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया, जहां महिला के पति ने करीब 3 महीने पहले फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। घर में अब अकेली महिला की बुजुर्ग सास ही बची है। पाएंगे क्योंकि हम तो गांव मायना में रोहतक मायना गांव में रहते हैं जी। अच्छा। और ये यहाँ काफ़ी पहले से बहुत साल से यहाँ रिवाड़ी में ही रहते हैं। अच्छा। वो छोटे भाई की और जो यहाँ सर्विस करती थी भांडोर नर्स थी यहाँ पे,
उसने यहीं ज़मीन, पहले भांडोर रहती थी किराए पे, उसके बाद यहीं ज़मीन लेके मकान बना लिया है और यहीं रहते थे। ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताते कि 3 महीने पहले अमित ने भी सुसाइड कर लिया था। हाँ जी, 2 महीने पहले 6 जनवरी को उसने सुसाइड किया है। 6 जनवरी को। अब इन्होंने सुसाइड कर लिया तीनों। तो देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शक्ति दौरे पर रहे और शक्ति के लोकसभा चुनाव कार्यालय में चुनाव को लेकर उन्होंने शक्ति, चंदपुर और जयजयपुर विधानसभा के लोकसभा प्रबंधक समिति एवं कोर कमेटी की बैठक ली और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कांग्रेस के जांजगीर चांपा लोकसभा प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री शिव डहरिया के ईडी, आईटी और सीबीआई को बीजेपी के अस्त्र शस्त्र वाले बयान को लेकर कहा कि कांग्रेस होलोग्राम की गड़बड़ी करे, शराब घोटाला करे, कोयला घोटाला करे और पकड़े जाएं तो गलत 1 टन कोयला के पीछे 25 रुपए लेकर वसूली करें और ऑनलाइन प्रक्रिया को ऑफलाइन करें तो ठीक, महादेव सट्टा ऐप का पैसा खाएं तो ठीक, पकड़े जाएं तो सब कुछ गलत। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। 11 की 11 सीटों में भाजपा प्रचंड वोटों से जीत कराएगी। देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और इसलिए इस बार अद्भुत परिणाम आपको समूचे देश में देखने मिलेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शक्ति जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत डबरा में अनियमितता व लापरवाही की हद पार हो गई है। गरीब हितग्राही को वर्क ऑर्डर मिलने के बावजूद भी उप हितग्राही का जियो आज तक नहीं किया गया है, जिस कारण पहली किस्त की राशि भी नहीं मिल पा रही है। हितग्राही बार बार नगर पंचायत डबरा कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, जबकि नगर पंचायत द्वारा हितग्राही शंभू माली को वर्क ऑर्डर मिल चुका है। गरीब शंभू माली टूटे फूटे मकान में परिवार के साथ रह रहा था। पीएम आवास योजना से मकान निर्माण कार्य के लिए वर्क आदेश भी मिला है, लेकिन अभी तक उसको कोई लाभ नहीं मिला है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी रायपुर में भगवान झूलेलाल जन्म उत्सव उपलक्ष्य में महिला स्कूटी का आयोजन हुआ है, जिसे सिंधी समाज के संत अनंतपुरी गोस्वामी, छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के अध्यक्ष महेश दरियानी, सिंधी समाज के वरिष्ठ नेता एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर परवानी सहित समाज के वरिष्ठ लोगों ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। महिला स्कूटी रैली शंकर नगर सिंधु पैलेस से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्ग तेली बांधा, पुराना राजेंद्र नगर, कटोरा तालाब होते हुए लाखी नगर के लिली चौक पर समापन हुआ। देश की बात में अब राजस्थान की खबरों का रुख करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अजमेर जिला पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। यही वजह है कि अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देश पर लगातार पुलिस अवैध रूप से नकदी की धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने सोमवार देर रात मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी व आयकर विभाग को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। डीडवाना जिले के मौलासर तहसील के निकटवर्ती ग्राम कीचक में लगाए जा रहे पावर प्लांट का ग्रामवासियों की ओर से निरंतर विरोध किया जा रहा है। विरोध को लेकर कीचक भैरव बाबा मंदिर प्रांगण में आसपास के क्षेत्र के नागरिकों ने बैठक का आयोजन किया। ग्रामीणों ने उपस्थित होकर एक राय रखते हुए मंगलवार को डीडवाना कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर पावर प्लांट को रोकने के लिए ज्ञापन देने का निर्णय लिया। बैठक में अनेक ग्रामीण जन व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मामला ये है, यहाँ छापरी कला ग्राम पंचायत के अंदर कोई बाहर की कंपनी आई है जो बायोगैस नाम करके कोई प्लांट लगाना चाह रही है। उससे क्या होगा, जो नागौर जिला है आसपास के क्षेत्र से जो भी कूड़ा करकट जो भी है वो ला कर यहाँ कोई प्लांट बने, जो न तो गाँव वालों को बता रहे हैं न पूरी तरह संतुष्ट कर पा रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। आने वाले नस्ल के लिए, आने वाले आगे पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तरह तरह की बीमारी फैलेगी। इसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आगे की रणनीति बना के हम परसों मंगलवार को कलेक्टर साहब डीडवाना को ज्ञापन देंगे।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जावरा महू नीमच रोड रूपनगर फंटे के पास हाईवे ढोढर रोड किनारे एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। महिला की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है, जिसने गले में सोने की चेन पहन रखी है और सीधे हाथ की कलाई में ओम गुदा हुआ है। तत्काल ही ढोढर पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही रतलाम पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और स्थिति देखी। इस मामले में हत्या का मामला पंजीकृत कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। लाश जो है ये अभी इस हाईवे पे डोडा चौकी के पास वाला जो महू नीमच वाला हाईवे है वहाँ पर मिली है। इसको प्राइमा फेसी जो है वो हत्या का मामला भी पंजीबद्ध करने के लिए बता दिया गया है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई भी होगी और साथ साथ में हमारी टीमें लगी हुई है। जल्द ही जल्द जो बॉडी है वो किसकी है और किसने घटनाक्रम किया है इसके बारे में जानकारी लेकर हम लोग प्रयास करेंगे खुलासा करने का। किस चीज से हत्या की गई? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर गले में जो स्टैबिंग वुंड टाइप का लग रहा है तो कहीं ना कहीं धारदार वस्तु से ही गले में स्टैब किया हुआ है। तो और भी जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे। कहीं कोई रेप वगैरह का कोई प्राइमा फेसी अभी नहीं कुछ बता सकते। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जबलपुर मुस्लिम धर्मावलंबियों का पवित्र माह रमजान में शहर में हर जगह मुस्लिम समुदाय के द्वारा रोजा अफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम कौमी एकता और सद्भावना देखने को मिल रहा है। आज 20वां रोजा अफ्तार का आयोजन अशरफ रईन व मोहम्मद शकील की जानिब से रोजा अफ्तार कराया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक लखन गंगोरिया ने शिरकत की। इस रोजा अफ्तार में सैकड़ों रोजदारों ने अफ्तार किया। बाद में नमाज मगरिब शहर और हिंदुस्तान में चैन और अमन की दुआ मांगी गई। इस अवसर पर मोहम्मद शकील, अशरफ राइन, गुड्डू नबी, मोहम्मद इरशाद, गुड्डू भाई और सरदार अयाज रईन सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। बड़ी ईदगाह रानीताल में हमारे फल व्यापारी अशरफ राइन जी के द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी ईदगाह में किया गया। यहाँ पर नमाज़ पढ़ाई गई रोज़ा अफ्तार के बाद, उसके बाद खाना खिलाया गया। नमाज में इमाम साहब ने मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआएँ मांगी, खैर व खैरियत के लिए दुआएँ मांगी इमाम साहब ने, और सभी के लिए दुआ करी कि सभी के घरों में बरकतें हों, जो गरीब है उसकी थाली भरी रहे। ईद के मौके पर सबको मुबारकबाद दी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, प्रत्याशी आशीष दुबे, नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष तिवारी रानू के साथ सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। चुनाव संयोजक सदानंद गोडबोले ने बताया कि गतिविधियों के संचालन हेतु चुनाव कार्यालय का होना अत्यंत आवश्यक होता है और इसी दृष्टिगत लोकसभा चुनाव हेतु मुख्य चुनाव कार्यालय बनाया गया। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर भाजपा के सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिग्विजय सिंह जी की पदयात्रा तीव्र गति से होना चाहिए, पूरे मध्य प्रदेश में वो घूमे। उनकी पदयात्रा जहाँ जहाँ होगी, वो कहते हैं ना, जहाँ जहाँ कदम पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटा धार। तो दिग्विजय सिंह जी जहाँ जहाँ भी जाएंगे, और अगर राम मंदिर पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो एक तरह से प्रभु राम की सत्ता को वो चुनौती दे रहे हैं, और इतिहास गवाह है कि प्रभु राम पर सवाल खड़े करने वालों को इस देश ने कभी माफ नहीं किया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुरैना पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की सामग्री व हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में विघ्न डालने के लिए अवैध हथियार तैयार कर रहे थे। थाना चिन्नौनी चौरा पुलिस और साइबर सेल टीम मुरैना द्वारा ग्राम जरैना में संचालित अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश कर 10 देसी कट्टे, एक हाथ की बनी 315 बोर की अदिया, 315 बोर जिंदा राउंड और अवैध हथियार निर्माण सामग्री सहित कई हथियार जब्त कर एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर, शिवपाल यादव नहीं लड़ेंगे बदायूं से चुनाव।
तो इस वक्त की अहम खबर, कार्यकर्ता चाहते हैं कि आदित्य चुनाव लड़ें, शिवपाल चुनाव ना लड़ें, ये खबर सामने आई है। गुन्नौर में कार्यकर्ता सम्मेलन में रखा गया प्रस्ताव, शिवपाल की तरफ से यह बात कही गई है। कार्यकर्ताओं के प्रस्ताव को राष्ट्रीय नेतृत्व तक भेज देंगे, शिवपाल ने यह बात कही है। तो शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह खबर सामने आई है। आपको बता दें, शिवपाल ने कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि आदित्य यादव चुनाव लड़ें। गुन्नौर में कार्यकर्ता सम्मेलन में रखा गया प्रस्ताव, कार्यकर्ताओं के प्रस्ताव को राष्ट्रीय नेतृत्व तक भेज देंगे, शिवपाल ने यह बात कही है। शिवपाल यादव नहीं लड़ेंगे बदायूं से चुनाव, यह अहम खबर। और शिवपाल यादव ने इस बीच क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है, क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे बदायूं से? देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है, क्या आदित्य यादव? तो शिवपाल यादव ने ये बात रखी, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि आदित्य यादव चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने कहा राष्ट्रीय नेतृत्व ये बात तय करेगा। आपको बता दें कि शिवपाल यादव के बेटे हैं आदित्य यादव, तो आदित्य यादव चुनाव लड़ें ऐसा कार्यकर्ता चाहते हैं, ये बात शिवपाल ने कही है। तो कहीं ना कहीं बेटे को प्रत्याशी बनाना चाह रहे हैं शिवपाल यादव, जिसको देखते हुए उन्होंने ये अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के प्रस्ताव को राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा। तो शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने अपनी बात कार्यकर्ताओं के माध्यम से सामने रखी है। वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि आदित्य यादव चुनाव लड़ें। तो आदित्य यादव शिवपाल के बेटे हैं और शिवपाल यादव अपने बेटे को वहां से प्रत्याशी बनाना चाहते हैं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये बात सामने आ रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व तक अपनी बात रख देंगे कि कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं कि आदित्य वहां से चुनाव लड़ें। अब राष्ट्रीय नेतृत्व संभवतः हामी भर देगा, यह भी शिवपाल यादव ने कहा। तो आदित्य यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाना चाहते हैं शिवपाल यादव। आपको बता दें कि आदित्य यादव शिवपाल के बेटे हैं और आदित्य यादव को फिलहाल कहीं से प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। अब शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपनी बात रखी है। वो उनका कहना है कि बदायूं के कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि आदित्य चुनाव लड़ें। कार्यकर्ताओं के प्रस्ताव को राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। शिवपाल यादव ने यह बात रखी, उन्होंने कहा कि बदायूं से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि कार्यकर्ता चाहते हैं कि आदित्य चुनाव लड़ें। तो यह अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने कहा है कि वो बदायूं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इस बीच कई जिलों में कई लोकसभा सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी बदले हैं। कहीं विरोध को देखते हुए सपा ने टिकट अपने प्रत्याशी बदले हैं, तो कहीं रणनीति के तौर पर अपने प्रत्याशी बदले हैं। कई जिलों में सपा के द्वारा प्रत्याशी बदले गए हैं। कई लोकसभा सीटों पर सपा के द्वारा प्रत्याशी बदलने के बाद अब बदायूं से भी ये खबर सामने आई है कि शिवपाल यादव वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि आदित्य वहां से चुनाव लड़े। एक बार फिर सुन लेते हैं शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा। यादव के नाम पर पहली बार मोहर लगाई है, क्या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे बदायूं से? देखिए, यहाँ सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास कर ही दिया है, तो जब प्रस्ताव सम्मेलन ने पूरे कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, अब ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रीय नेतृत्व के पास, तो अब राष्ट्रीय नेतृत्व भी सहमति मिल जानी चाहिए। तो साफ तौर पर शिवपाल कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व से
जो है परमिशन मिल ही जानी चाहिए। तो उन्होंने एक इशारा किया है कि आदित्य यादव जो उनके बेटे हैं वो प्रत्याशी उनको बनाना चाहते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की कल होने वाली रिहाई को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जश्न मनाया है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए खुशी का इजहार किया है। इस मौके पर पार्टी कार्यालय में आपको बता दें CYSS के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे, प्रवक्ता दिनेश पटेल, प्रवक्ता इरम रिजवी, प्रवक्ता इमरान लतीफ, अनीता रावत, विशाल सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन कहा जाता है और हनुमान जी को हम लोग संकट मोचन कहते हैं। लेकिन जब आप आम आदमी पार्टी के अंदर की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी का संकट मोचक संजय सिंह को कहा जाता है। संजय सिंह के पीछे पिछले 6 महीने से नरेंद्र मोदी जी जांच करवा रहे ईडी और CBI के द्वारा, और न जाने कितने अनर्गल आरोप लगाए गए उस ईमानदार शख्सियत के ऊपर। लेकिन आप सोचिए कि 2 साल हो गए इस पूरे जांच को, 2 रुपए का मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की संस्था ईडी और CBI। और आज जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारने का काम किया खास करके भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर, कि 2 साल से आप सोचिए जिसकी जांच करे उसमें 2 रुपए का आप सबूत नहीं दे पाए। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। तो ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। जेल में रहकर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कराने का दुस्साहस करने वाले माफिया मुख्तार अंसारी से तमाम बड़े अफसर भी खौफ खाते थे। जेल में रहने के बावजूद उसकी DGP मुख्यालय में सीधी एंट्री होती थी। मऊ दंगे में मुख्तार जब खुली जीप पर असलहा लेकर निकला तो पूरे देश की नजरें उस पर टिक गई थी। इससे पहले किसी दंगे में कोई अपराधी इतनी हिम्मत नहीं जुटा सका था। हालांकि मुख्तार कहता रहा कि वह लोगों को शांत कराने गया था। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। पूर्वांचल का माफिया एक ऐसा तमगा है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि कई दशकों तक पूर्वांचल में इसका राज था और यह नाम रहा मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी बड़े ही रईस पृष्ठभूमि में एक बिगड़ा हुआ अपराधी, माफिया, गुंडा, हत्यारा या सभी अपराध की मूल आदतों के साथ पूर्वांचल में डर का नाम बन गया था। जेल में रहकर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का दुस्साहस करने वाले माफिया मुख्तार अंसारी का दबदबा इतना था कि उसकी सीधे एंट्री DGP ऑफिस होती थी। यानी कि माना जाता है कि अगर जिले में तैनाती पानी है तो एक बार मुख्तार अंसारी के दरवाजे जाना पड़ेगा, नहीं तो 3 महीने या 2 महीने या फिर 1 महीने 20 दिन का ही कार्यकाल आपका रहेगा। यानी कि खौकी का जो डर था वो सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आता था। ऐसे में माना जाता था कि अगर जिले में तैनाती लेनी है तो मुख्तार अंसारी के घर आपको एंट्री करनी ही पड़ेगी। मुख्तार अंसारी के ऐसे कई किस्से हैं जहां वह जेल के अंदर मछली का तालाब, खेल के लिए कोर्ट, वर्ल्ड कप देखने के लिए टीवी लगवाता था, तो दूसरी तरफ यह सिस्टम और वक्त की सरकार और डरे हुए अधिकारियों का ही कारण था कि मुख्तार और उसका अपराध बढ़ता ही चला गया। 1-2 दशक नहीं, 4 दशक तक एक छत्र मुख्तार का राज रहा। जेल गया तो निकल नहीं पाया, लेकिन जेल से ही माफिया के तंत्र को मजबूत करता रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 8 साल की सरकार में उसका न सिर्फ तंत्र टूटा, उसकी संपत्ति दमीदोज कर दी गई और मुख्तार को उसी के हथियार से उसके दमखम को जनता के बीच धाराशाही कर दिया गया। तोड़ दिया गया उसका लोगों के बीच जो डर बना हुआ था। डरा हुआ मुख्तार अवसाद में जीने लगा और मुख्तार की मौत हो गई। लेकिन मुख्तार के किस्से में खाकी का सबसे अहम किरदार है। इसको समझने के लिए उसके इलाके में तैनात इन अधिकारियों का कार्यकाल देखिए। अपने आप समझ जाएंगे कि उसके इलाके में तैनात होने के लिए उसे माफिया के साथ देने वाला ही वहां ड्यूटी कर सकता था, वरना उसे जिले में एक तौर पर कहा जाता था, वरना उसे जिले से एक तौर पर कहा जाए तो खुद मुख्तार अंसारी तड़ी पार कर देता था। लखनऊ कमिश्नरेट के सिपाही फैयाज अहमद ने
अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लिखा है, अलविदा शेरे पूर्वांचल मुख्तार अंसारी। स्पष्ट है उसका मुख्तार अंसारी के सीधा संबंध है। एक फैयाज नहीं है, सैकड़ों फैयाज हैं। जब उसकी माफिक सरकार होती थी तो मुख्तार अंसारी ने सैकड़ों सिपाही भर्ती कराए, जिसमें अधिकतर उसकी बिरादरी के होते थे। ये वो सिपाही थे, वो दरोगा थे। और इतना नहीं, उसके माफिक डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और एसपी तैनात होते थे, जो उसकी आपराधिक गतिविधियों को नजरअंदाज करते थे। कुछ स्टाफ तो ऐसा था, विशेषकर सिपाही, हवलदार, दरोगा, जो सीधे उसकी आपराधिक गतिविधियों में मदद करते थे। उसकी गाड़ियों में अपनी सरकारी राइफलें, हथियार लेकर चलते थे। मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जो एसपी ने उसके अनुसार काम नहीं किया, मुख्तार अंसारी ने उनको रहने नहीं दिया। कुछ अच्छे अधिकारी थे, जावेद अहमद 91 में 4 महीना 15 दिन, जमाल अशरफ 94 में 20 दिन, संदीप सोलंकी 95 में 2 माह, अभय शंकर 96 में 4 माह, वीरेंद्र कुमार 97 में 28 दिन, अविनाश चंद्रा 97 में 2 माह, अखिल कुमार 2005 में 1 माह, राजेश श्रीवास्तव 96 में 11 दिन, एन रविंदर 2006 में 3 माह, तरुण गामा 2007 में 3 माह 23 दिन, एनके श्रीवास्तव 2006 में 5 महीना 15 दिन, डॉक्टर पितेंद्र सिंह 2007 में 7 महीना 15 दिन, ब्रजराज 2008 में 5 महीना 6 दिन, सुभाष दुबे 2010 में 1 महीना 20 दिन, वीके गर्ग 2012 में 4 महीना 2 दिन, वैभव कृष्णा 2015 में 2 महीना 8 दिन, आनंद कुरकानी 2015 में 2 महीना 10 दिन, रविशंकर छवि 2016 में 1 महीना 2 दिन। तो जो एसपी इसके माफी काम नहीं किया, मुख्तार ने उसको रहने नहीं दिया। और जो एसपी इसके अनुसार काम किए, जैसे 2004 में जब चुनाव हुआ तो एक एसपी थी, मदद की तो वो रहे। एक साहब ने तो जानकारी होते हुए कोई कार्रवाई नहीं की, वो कृष्णानंद राय मार दिए गए और वो एसपी से एसएसपी बदायूं बना दिए गए। जो नहीं भाया उसका तबादला कराया। आईपीएस जावेद अहमद 4 महीने 15 दिन, जमाल अशरफ 20 दिन, संदीप सोलंकी 2 माह, अभय शंकर 4 माह, वीरेंद्र कुमार 28 दिन, अविनाश चंद्रा 2 माह, अखिल कुमार 1 माह, राजेश श्रीवास्तव 11 दिन, एन रविंद्र 3 माह, तरुण गाबा 3 माह 23 दिन, डॉक्टर प्रतिंदर सिंह 7 माह 15 दिन, ब्रिजराज 5 माह 6 दिन, सुभाष दुबे 1 माह 20 दिन, वैभव कृष्णन 2 माह 8 दिन, आनंद कुलकर्णी 2 महीने 10 दिन, रविशंकर छवि 1 माह 2 दिन, जसवीर सिंह मात्र 1 दिन रह पाए। खाकी में भी मुख्तार के फैन कम नहीं थे। उसकी एक वानगी लखनऊ के सिपाही से दिखी। लखनऊ कमिश्नरेट के सिपाही फैयाज अहमद ने लिखा, अलविदा शेर पूर्वांचल मुख्तार अंसारी। पूर्वांचल में फैयाज की कमी नहीं है। मुख्तार को दुर्दांत बनाने में पार्टी और अतिरिक्त पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी जिम्मेदार रहे हैं। मुख्तार के अनुसार जो अधिकारी उसके अनुसार काम नहीं करता था, वो गाजीपुर में नहीं रह सकता था। देखिए, जब प्रदेश का मुखिया, एक मुख्यमंत्री अगर वो संरक्षण दे रहा हो, उनके कुत्ते से हाथ मिलाता हो, मुख्यमंत्री उनके घर दावत में जाते हों, तो चीफ सेक्रेटरी से लेकर को नीचे जितनी भी ब्यूरोक्रेसी होती है वो सिर्फ इशारे पे काम करती है। आपके कंधे पे हाथ डाल के अगर सीएम गलियारे में चल रहा है तो उसके बाद किसी कप्तान, किसी डीजी, किसी एडीजी, किसी आईजी की हैसियत होगी कि वो उस माफिया के खिलाफ कोई एक्शन ले ले। मऊ जिले में जब तक वो मुख्तार अंसारी रहे, जेल में रहे हों, गाजीपुर में रहे हों, बनारस में रहे हों, जहाँ पे भी मुख्तार अंसारी रहे, उस या तो जेलर छुट्टी पे चला जाता था, डीएम एसपी छुट्टी पे चले जाते थे, नहीं जाते थे तो वो उनके मुताबिक काम करते थे। अधिकारियों ने अपने ट्रांसफ़र करा लिए, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इससे ज़्यादा कोई ना जेलर टिकता था, ना पुलिस कप्तान टिकता था, ना डीएम टिकता था, या तो फिर वो मुख्तार के अनुसार काम करने लगता था। जेल अधिकारियों के तो हालत ये थे कि वो जिले का कप्तान और जिलाधिकारी जेल में मुख्तार अंसारी के साथ बैडमिंटन खेलते थे। तो आप सोचिए मातहतों की क्या हैसियत होगी कि वो उनके खिलाफ कोई सख्ती करें। बंदी रक्षक क्या मुख्तार अंसारी की गुर्गों की तलाशी ले सकता था कोई अगर उनसे मिलने आता था? तो ये तो रुतबा था
वो ऊपर से नीचे तक एक बयार बहती है। जब चीफ सेक्रेटरी लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी के आप सीएम लेवल पे अगर कोई संरक्षण प्राप्त माफिया हो तो उसका बाद कोई ब्यूरोक्रेसी उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? कुछ अधिकारी मुख्तार के इशारे पर काम करते थे। साल 2004 संसदीय चुनाव के दौरान दीपक शर्मा एसपी रहे। वोटिंग शुरू होते ही मुख्तार ने AK-47 से गोलियां चलाई। बहरहाल योगी सरकार में माफियाओं का खात्मा हुआ और अब पूर्वांचल में आतंक का पर्याय रहे मुख्तार अंसारी भी समाप्त हो गया है। गाजीपुर जिले में तैनात उन अधिकारियों का कार्यकाल देखिए कि आखिर कैसे तैनात रहते थे। यानी कि कोई 2 महीने के लिए तैनाती पाता था तो कोई 1 महीने 20 दिन की तैनाती पाता था। यानी कि माफिया मुख्तार का जो खौफ था या तो खुद दिखता था या फिर वो खुद दिखाता था। ऐसे में चाहे पुलिस हो या फिर अधिकारी हो, सभी उसके चुंगल से मिलकर रहते थे। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पीलीभीत पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। आपको बता दें, पीलीभीत में सीएम की बड़ी बातें, यह बदलते समय की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी व माफिया अब उपस्थित हैं, तो पीलीभीत में सीएम की ये बड़ी बातें। पीलीभीत में सीएम की बड़ी बातें, यहां पर कर्फ्यू पूरी तरह से अब बंद है। पीलीभीत में सीएम की बड़ी बात में कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकलते, ये भी बड़ी बात उन्होंने कही। भारत अपनी विकास यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। तो पीलीभीत में चुनाव प्रचार के दौरान जितिन प्रसाद के समर्थन में वोट की अपील करने के साथ उन्होंने बड़ी बातें कही। आज भारत में विरासत और विकास का समन्वय है। पीलीभीत में बड़े संस्थान बन रहे हैं। तो मुख्यमंत्री आज पीलीभीत के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी बातें कही। पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज बना है, जो एक सपना था पहले। जितिन प्रसाद जो मौजूदा समय में PWD मंत्री हैं, आज का नौजवान पलायन नहीं करता है, यह भी बड़ी बात उन्होंने कही है। तो जितिन प्रसाद के समर्थन में उन्होंने वहां पर रैली की और वो लोगों से वोट की अपील की। नौजवानों के लिए नौकरियां इंतजार कर रही हैं, यह भी उन्होंने बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। व्यापारी को व्यापारिक कोष से सुरक्षा बीमा दिया गया है। तो ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई हैं। निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क बनाने का भी काम किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां तेज रफ्तार स्कूली बस पलटने से 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में करीब 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा तेज रफ्तार के चलते हुआ। आपको बता दें कि सूरतगंज विकासखंड के कंपोजिट विद्यालय हरक्का में बच्चे लखनऊ पिकनिक मनाने गए थे। चिड़ियाघर से वापस आते समय बाराबंकी में देवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सलारपुर में बस पलटने से यह बड़ा हादसा हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू कराया और सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। तो हादसे में करीब 25 बच्चे घायल हुए, जबकि 6 बच्चों की निर्मम, आपको बता दें, ये दुखद घटना में मौत हुई है। तेज रफ्तार बस होने की वजह से यह घटना सामने आई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर कौशाम्बी से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार राय ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नई पहल की है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सिलेंडर से घर घर मतदाता जागरूकता संदेश भेजा गया। इसके लिए उन्होंने DSO को निर्देशित भी किया। मतदाता जागरूकता की जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि अब तक रसोई गैस भोजन बनाने के ही काम आता रहा है, लेकिन अब यह भोजन बनाने के काम के साथ ही जनपद के मतदाताओं को मतदान दिवस 20 मई 2024 को पहले मतदान करें, फिर भोजन करें के प्रति जागरूकता का संदेश भी देता रहेगा। गैस सिलेंडर के माध्यम से ये मतदाता जागरूकता संदेश घर घर पहुंचेगा। जनपद के कुल 30 गैस वितरकों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इस अनूठी पहल की शुरुआत की गई।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा पे जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने ईडी सीबीआई का डर दिखाकर सबसे ज्यादा चंदा वसूला है। पल्लवी पटेल से गठबंधन टूटने पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुपके से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। कन्नौज से सपा के चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी चेहरा नहीं दिख रहा है, अच्छे दिन नवरात्र आने दो, सब जान जाएंगे कि चेहरा कौन है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कन्नौज के तिरवा मामले का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ दिन पहले लोधी समाज को बदनाम किया गया। बीजेपी ने कहा कि खरीद लेंगे। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में इत्र कारोबारी के यहां छापा मारकर उसे सपा से जोड़ा गया। कार्यकर्ताओं को बीजेपी से सावधान रहने की नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि किसी की भी फर्जी फोटो बना देते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत को गाड़ी पलटने की बात से जोड़कर अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज भी कसा। धन्यवाद देता हूं। आज समाजवादी पार्टी का सेक्टर, बूथ और जोन का कार्यक्रम था। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से संगठन ने तैयारी की है और संगठन के लोगों ने जो रोड मैप बनाया है, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम, समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं हैं, उनको जितना जनता के बीच में लेकर के जाएंगे उससे लाभ मिलेगा। वोटों के माध्यम से ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हमीरपुर से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बांदा मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी, डीआईजी अशोक कुमार सिंह हमीरपुर पहुंचे। इस दौरान सुमेरपुर इलाके के स्ट्रांग रूम का उन्होंने आला अधिकारियों के साथ डीआईजी और कमिश्नर ने निरीक्षण किया। डीआईजी और कमिश्नर ने चुनावी बूथों का भी निरीक्षण किया। साथ ही जिले के संबंधित अधिकारियों को चुनाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बांदा मंडल के डीआईजी और कमिश्नर ने व्यापार मंडल सहित अन्य वर्ग के लोगों से मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील भी की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय पर प्रयागराज की करछना ब्लॉक से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री उज्ज्वल रमण सिंह ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, आराधना, मोना शुक्ला, यूपी प्रभारी अविनाश पांडे भी पार्टी ऑफिस में मौजूद रहे। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उज्ज्वल रमण सिंह ने कहा कि लोगों को दिख रहा है कि संविधान खतरे में है। प्रयागराज में बीजेपी को हराने के लिए हम एक साथ आए हैं। सोनिया, राहुल, प्रियंका और अखिलेश जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। ये इन सभी शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। हम मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 2024 लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कुमार उज्ज्वल रमण सिंह। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज आपने कांग्रेस ज्वाइन किया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस इंडिया अलायंस में आज कांग्रेस ज्वाइन किया है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो इंडिया अलायंस के जो दोनों घटक दल हैं, इसी का जो फैसला है, इसकी आज परिणति हुई है और हम इस अलायंस को जिताने का, कांग्रेस पार्टी को वहां से जिताने का भरसक ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे। बात की जाए अगर इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कहीं ना कहीं आपको अब प्रत्याशी बनाया जाएगा, क्या कुछ देखते हैं? अगर प्रत्याशी बनाया जाएगा तो निसंदेह मजबूती के साथ जीतने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि प्रयागराज की महान जनता जरूर हमको आशीर्वाद देगी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री कुंवर उज्ज्वल रमण सिंह, जिनका खास तौर से कहना है कि जब प्रयागराज की जनता ने जो अपना समर्थन दिया है तो कहीं ना कहीं इस बार भी लगातार हमको समर्थन मिलता हुआ दिखाई देगा। सहयोगी आदित्य के साथ मैं दीपक पांडे, के न्यूज, लखनऊ। अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में सोशल मीडिया लोकसभा वॉलंटियर सम्मेलन का आयोजन हुआ। आयोजन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कल्याण मामले और खेल मंत्री शामिल हुए। लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कुंवर सर्वेश कुमार के लिए वोट की अपील भी उन्होंने की। सोशल मीडिया लोकसभा वॉलंटियर्स की सोशल मीडिया के द्वारा
सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जानकारी भी दी। अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर निशाना भी साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सब भ्रष्टाचारी हैं और यह सब भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। सारे भ्रष्टाचारी एकजुट होकर साथ आ गए हैं और भाजपा सरकार मोदी सरकार की उपलब्धियों पर सरकार बनाने वाली है। भविष्य में हम देश को विकसित भारत बनाने वाले हैं। जैसे विपक्ष के नेता देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, जाति धर्म जात के नाम पर बांटना चाहते हैं, हमें उस पर नहीं जाना। हम अपनी उपलब्धियों पर ही सरकार बनाएंगे। के साइबर योद्धाओं की बैठक थी और मैंने कहा कि साइबर योद्धाओं को, हर योद्धा को मोदी बनना होगा, मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। मोदी यानी मास्टर ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। और मोदी जी ने ये न्यू मीडिया का उपयोग करके वो करके दिखाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसी नेता के हैं तो नरेंद्र मोदी जी के। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, लगभग 97 मिलियन फॉलोअर्स के लगभग मोदी जी के 96.9 मिलियन केवल एक्स पर है। इसी तरह से उनके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। तो आज के साइबर योद्धा को चुनावी रणनीति के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। अब बात करते हैं अगली खबर की। खबर जालौन से है, जहां उरई कोतवाली क्षेत्र में मैनपुरी जिले से बागेश्वर धाम जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार करीब आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हुए। कार में सवार श्रद्धालुओं की माने तो मोड़ पर गाड़ी चालक ने स्पीड स्लो की, लेकिन सामने से आ रहे भारी वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें सड़क हादसा हो गया। फिलहाल राहगीरों की सूचना पर पिकेट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उन्हें उपचार दिया। साथ ही सारा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के जालौन चौराहे का है। मेरा नाम प्रमोद। कहाँ के रहने वाले हो? मैनपुरी। अच्छा, क्या घटना हुई है? एक गाड़ी ड्राइवर ने जैसे ही मोड़ी, ड्राइवर ने स्लो करके मोड़ी थी, बहुत स्लो थी। उधर गाड़ी स्पीड में आई, उसने स्लो ही नहीं की, उसने डायरेक्ट मार दी। अच्छा, तो कितने लोग घायल हुए हो? सभी के चोट है। अच्छा, जालन चौराहे पे हुआ हो रही है? अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बागेश्वर, मैनपुरी से। मैनपुरी से बागेश्वर जा रहे थे? हाँ जी। जिला अस्पताल उरई आए हो? हाँ। तो देश के बाद में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। रुड़की के सुनहरा में एक फैक्ट्री पर देहरादून से आई ड्रग विभाग व FADA की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर के द्वारा देहरादून ड्रग कंट्रोलर को सूचना मिली थी कि बिना लाइसेंस की फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जिसमें देहरादून से एक टीम गठित की गई और छापेमारी कार्रवाई की गई, जिसमें टीम ने मौके पर पाया कि दवाइयों के कैप्सूल बनाने में जो पैलेट्स इस्तेमाल होते हैं उनका यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। जबकि इस फैक्ट्री के पास जो लाइसेंस था वह ट्रेडिंग का लाइसेंस इनके पास मौजूद था। उसके बावजूद यहाँ पर दवाई बनाने में काम आने वाले पैलेट्स का निर्माण किया जा रहा था। आज सुबह जो है एडिशनल कमिश्नर साहब और ड्रग कंट्रोल साहब को जो है एक विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बिहाफ पर एडिशनल कमिश्नर साहब द्वारा जो है एक टीम बनाकर भेजी गई थी, जिसमें जो कि सुनहरा में स्थित तलवार इंटरप्राइजेस पर पहुंची और उनके द्वारा टीम द्वारा जांच किया गया तो पाया गया कि इनके द्वारा जो है इनके पास बिना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिए ये लोग जो हैं बल्क ड्रग की फॉर्मुलेशंस कर रहे थे। ये पैलेट्स, दवाई के पैलेट्स बना रहे थे, तो वो पाए गए हैं यहाँ पर। और उसको देखते हुए इनके ऊपर जो है टीम द्वारा जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पौड़ी लोकसभा भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपने बयान में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वह इटली वालों को यहाँ बताती हैं, वह पहाड़ वालों को बाहर का बताती हैं। बस इसी बात पर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि वह अपनी तुलना सोनिया गांधी से कर रहे हैं, जबकि सोनिया गांधी ने देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि केवल चुनाव के लिए वह पहाड़ी हो जाते हैं, जबकि अन्य समय पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस इटली से आई हुई सोनिया गांधी को यहाँ का बता देती है, जबकि पौड़ी के प्रत्याशी अनिल बलूनी, जिन्होंने पौड़ी लोकसभा के लिए अनेकों विकास कार्य किए हैं, उनको बाहरी बताती है।
देखिए, अनिल बरूनी जी जो यहाँ से कैंडिडेट हैं, उन्हें उत्तराखंड के बारे में अगर आप पूछ लेंगे ना, वो सिर्फ उत्तराखंड का होना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर अपनी तुलना सोनिया गांधी जी से कर रहे हैं, सोनिया जी तो यहाँ बहू बन के आई हैं, उनके पूरे परिवार ने कुर्बानियां दी है। इनके भारतीय जनता पार्टी के उसमें आप बताइए एक ने भी कुर्बानी दी हो? कोई कुर्बानी देने वाला नहीं है। ये सब अवसरवादी हैं। अगर सोनिया गांधी चाहती तो देश का प्रधानमंत्री बन सकती थी। जिस प्रकार से आपने ये आरोप लगाए हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बने, ना राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने। जब कांग्रेस की सत्ता थी तब ये कभी भी प्रधानमंत्री बन सकते थे। सोनिया गांधी इटली से आकर के यहाँ की हो जाती हैं और आदरणीय हमारे पौड़ी लोकसभा की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं आदरणीय अनिल बलूनी जी, जो गढ़वाल के लाल हैं, जिन्होंने पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के लिए, गढ़वाल क्षेत्र के लिए एक नहीं अनेकों ऐतिहासिक काम उन्होंने किए हैं और लगातार वो पूरे प्रदेश की चिंता भी करते हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी को महाराष्ट्र से इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं और हमारे प्रत्याशी को वो बाहरी बताते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि प्रत्याशी बाहरी कौन है। उनके जो प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल जी, उनका सारा कारोबार महाराष्ट्र में है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद से ही पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। एसएसपी प्रहलाद मीणा का कहना है कि अवैध शराब के 178 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें लगभग 20 लाख की शराब जब्ती की गई है। इसके अलावा 54 लाख रुपए की ड्रग और 21 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। साथ ही 101 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है। 6000 से अधिक शस्त्र अब तक जमा करवाए गए हैं। एमसीसी लगने के बाद में हमारे द्वारा 178 केसेस जो हैं अब तक किए गए हैं, जिसमें लगभग 5,500 लीटर जो है शराब की बरामदी की गई है। इसकी कीमत अगर देखें तो 20 लाख रुपए के आसपास की कीमत इसकी है। इसके साथ ही हमने जो है लगभग 54 लाख रुपए का जो है ड्रग भी बरामद किया है और 21 लाख रुपए कैश बरामदगी भी हमारे द्वारा की गई है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो पूरे ज़िले में मिला के लगभग 90 से 95 लाख रुपए की जो टोटल प्राइस की रिकवरियाँ पुलिस के द्वारा की गई। अब रुक करते अगली खबर का। रामनगर में कॉर्बेट पार्क से सटे एक इलाके में बेहद दुर्लभ प्रजाति के सांप का रेस्क्यू करने के साथ ही इस अत्यंत विषैले सांप को जंगल में आजाद करने के लिए कार्रवाई की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष एवं सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिवस उन्हें किसी के द्वारा सूचना दी गई कि कॉर्बेट पार्क से लगे एक इलाके में एक विषैला सांप आ गया है। सूचना मिलने पर सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। टाइगर रिजर्व में सालाजार पिट वाइपर की उपस्थिति एक अच्छा संकेत है बायोडायवर्सिटी के दृष्टिगत। ये एक वेनमस स्नेक की श्रेणी में आता है और अपने ग्लैंड्स से जो वेनम इसका निकलता है उससे ब्लड कोगुलेशन होता है शिकार में और शिकार फिर उसमें दम तोड़ देता है। इससे ये अपना शिकार करता है और इसके साथ साथ इसके चेहरे पर पिट्स होते हैं, जिससे ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स या जिनको हम गर्म खून के जो जानवर हैं उनको सेंस करता है और उसके आधार पर शिकार करता है। इसकी उपस्थिति एक अच्छा संकेत है, जिससे यहाँ की बायोडायवर्सिटी काफ़ी रिच है और इसका डॉक्यूमेंटेशन हमारे टाइगर कॉन्जर्वेशन प्लान में पहले मिला है, लेकिन इसके फोटोग्राफ्स और वीडियोस उतने ज़्यादा देखे नहीं जा रहे थे। लेकिन इसकी उपस्थिति एक निश्चित रूप से अच्छा। ये क्षेत्र में यह सांप जो है कि मेनता जो है कि पहाड़ोती क्षेत्रों में ठंडे इलाकों में पाया जाता है। ग्रीन पिट वाइपर नाम है। ग्रीन पिट वाइपर यहाँ पर 10 साल पहले रेस्क्यू किया गया था। 10 साल के उपरांत आज पुनः दिखा है, जो जैव विविधता के लिए बहुत अच्छा संकेत है और ऐसे सांप जो है दुर्लभ प्रजाति में आते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कालाढूंगी पहुंचकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रकाश जोशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य बाजार में जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान की अपील के साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा अजय भट्ट निष्क्रिय रहे हैं। वहीं प्रकाश जोशी ने कहा कि इन 5 सालों के कार्यकाल में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट सांसद निधि तक खर्च नहीं कर पाए। मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बना मेरा सौभाग्य है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के जो हमारे सांसद है, वर्तमान सांसद वो रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, 5 साल निष्क्रिय रहे
5 साल उन्होंने दिखाया है कि वो किसी तरह से पूरी तरह से वो निष्फल रहे। जनता समझ चुकी है, जनता भारी बदलाव करना चाहती है और जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। आप देख रहे हैं पूरी तरह से उत्साह है और निश्चित तौर पर इस चुनाव को जीतेंगे। बुनियादी सवाल आज भी वहीं के वहीं है, भले ही वो रक्षा राज्य मंत्री बने। अग्निवीर जैसी योजना हमारे उन नौजवानों को जो फौज में जाने का एक सपना देखते हैं, उन नौजवानों के सपनों को उन्होंने कुचला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे कांग्रेस नेताओं के सवाल पर पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि कुछ लोग लगातार सत्ता का सुख भोगने के लिए पार्टी में इधर से उधर जाते रहते हैं, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी मजबूत तरीके से चुनाव मैदान में उतरी और उत्तराखंड की सभी 500 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। देखिए, ये लोगों की अपनी सोच हो सकती है कि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है और कई लोग सत्ता सुख, हमेशा से सत्ता सुख भोगना चाहते हैं और इस कारण आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन उसका कोई ऐसा नुकसान आज कांग्रेस पार्टी को नहीं हो रहा है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता बहुत ऊर्जावान हैं और ऊर्जावान कार्यकर्ता लगातार अपने ओर से जो बेहतर प्रयास हो सकता है वो कर रहे हैं। हमारे 5 प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति में हैं और कांग्रेस उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।